नमस्कार। ज्योतिष पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम किस्मत आज और कल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू शम्मी। दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत में एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि आप अपने टीवी सेट का जो रिमोट है उसे एक साइड में रख दीजिए, क्योंकि हमारे इस खास प्रोग्राम के जरिए आज ज्योतिष के कुछ अनसुलझे सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं। यानी कुछ ऐसे सवाल जो आप सभी के मन में आते तो हैं, लेकिन जवाब आपको नहीं मिल पाता है। यानी कि ज्योतिष के कुछ तार्किक विषयों पर बेहद तार्किक चर्चा आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम करने वाले हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिर्विद शैलेंद्र जायसवाल जी। तो चलिए सबसे पहले शैलेंद्र जी का स्वागत करते हैं। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र जायसवाल है। मैं कोशिश करूंगा कि एपिसोड के अंत तक मैं इस ज्ञान रूपी घड़े में से आपको बहुत कुछ देके जाऊं और आपका ढेर सारा प्यार लेके जाऊं। पूछिए, आप अपना क्या सवाल पूछना चाहते जी। शैलेंद्र जी, हमारा जो आज का प्रोग्राम है किस्मत आज और कल, वो ज्योतिष पर आधारित है। और ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। हर इंसान की अगर मैं बात करूं तो कभी न कभी अपनी जिंदगी में एक बार वो ज्योतिषी के पास जरूर जाता है, अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए, अपने भाग्य के बारे में जानने के लिए, आखिर उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है। तो बेहद बेसिक सवाल से मैं अपने इस प्रोग्राम की आज शुरुआत करना चाहूंगी कि आखिर ज्योतिष है क्या, ये बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है और बड़ी जरूरी बात है ये कि आखिर ज्योतिष होता क्या है। देखिए, वेदों में ज्योतिष के बारे में ये कहा गया है कि वेद चक्षु स्क्लेदम इदम ज्योतिषम, अर्थात वेद के चक्षु और नेत्र ज्योतिष होते हैं। जो बात सामान्य दृष्टि से नहीं दिखाई देती है उसी को ज्योतिष कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक पिता का बेटा ये सोचता है कि उसे अपने बेटे को एक इंजीनियर बनाना है, जब वो ज्योतिषी के पास जाता है तो ज्योतिषी एक गणना करके बताता है कि उसका बेटा एक म्यूजिशियन या एक फिल्म अभिनेता बनेगा। तो ज्योतिषी अपनी गणित के आधार पर किसी भी बात को कहते हैं, न कि एक कॉमन सेंस के आधार पर। इसी को ज्योतिष कहते हैं, जो बात सामान्य दृष्टि से नहीं दिखाई देती है। यहाँ पर आपने बताया कि आखिर ज्योतिष क्या है, लेकिन सवाल अब उठता है कि कर्म आखिर क्या है, क्योंकि कर्म ही कहीं ना कहीं हमारी जो किस्मत है उसको नियंत्रित करते हैं। देखिए, कर्म जो निश्चित रूप से जान या अनजान में जो भी कार्य हम करते हैं उसी को कर्म कहते हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है, जो भी कार्य हम करते हैं उसी को हम कर्म कहते हैं, ऐसा गीता में कहा गया है। तो अगर कर्म ये है तो फिर भाग्य क्या है, क्योंकि भाग्य जो है वही हमारी किस्मत को निर्धारित करता है और उसी के आधार पर हमारी जिंदगी में आखिर क्या होने वाला है ये पता चलता है। यही सबसे उचित सवाल है, क्योंकि सभी लोगों को ये जान लेना चाहिए कि आखिर भाग्य क्या होता है। और यहीं पर मैं जवाब देना चाहूंगा, अथक प्रयास के बाद भी जिस चीज की प्राप्ति संभव ना हो तुम्हारे जीवन में, वही तुम्हारा भाग्य है। प्रभु ने इस जीवन में तुम्हें सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी सारी मेहनत करने के बाद भी जिस चीज की तुम्हें प्राप्ति ना होना, समझ लेना वही तुम्हारा भाग्य है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप सब कुछ से तृप्त हैं और आप राजनीति में ट्राई कर रहे हैं और बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको राजनीति में सफलता नहीं मिल रही है, समझ लेना कि राजनीति तुम्हारे भाग्य में नहीं है, बाकी सब कुछ तुम्हारे भाग्य में है। यही भाग्य है। तो शैलेंद्र जी, जो मेरा अगला सवाल है, आपने बताया कि आखिर किस तरह से जो भाग्य है वो कहीं ना कहीं हम सभी की जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, और आप कह रहे हैं कि भाग्य है वो डिसाइड करता है कि हमारी किस्मत आखिर। भाग्य ये कभी डिसाइड नहीं करता है कि आपको आपके जीवन में क्या मिलेगा जी, आप कितना पा सकते हैं जी। इस बात को बताने वाला अभी तक कोई ज्योतिषी नहीं। लोग ज्योतिषी यही कह सकते हैं कि इसमें सूर्य अच्छा है, शनि अच्छा है, ये व्यक्ति आगे बहुत जाएगा। ये आपका कर्म डिसाइड करता है। जिस समय में अटल बिहारी वाजपेयी पैदा हुए होंगे, उसी समय अगर किसी गांव में किसान पैदा हुआ होगा, दोनों सेम वे में जा रहे होंगे, जन्म पत्रिका सेम होगी, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना एक राजनीति का क्षेत्र चुना। तो अगर सूर्य का समय बहुत अच्छा जा रहा है तो उस किसान के भी खेत में फसल लहलहाएंगे, और राजनीति के क्षेत्र में जो व्यक्ति है वो ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। आप कह रहे हैं कि किस तरह से जो भाग्य है वो कर्म डिसाइड करता है। तो जन्म कुंडली आखिर फिर क्या होती है, और जन्म कुंडली के आधार पर आखिर फिर किस तरह से भविष्य बताया जाता है? देखिए, जब जातक पैदा होता है तो सौर मंडल में जो ग्रहों की स्थिति होती है, उन ग्रहों की स्थिति और गणनाओं के आधार पर जन्म कुंडली का निर्माण होता है। और जब जन्म कुंडली का निर्माण होता है तो उस गणितीय पद्धति को पढ़ करके जो व्यक्ति उनका भविष्य या वर्तमान या अतीत बता पाता है, उसे ही भविष्य वक्ता कहते हैं, अर्थात ज्योतिषी कहते हैं। देखिए, मैं इस बात को समझाने के लिए आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाता हूँ जी। इस रोचक कहानी के द्वारा आपको पता चलेगा कि विद्वान व्यक्तियों के दर्शन मात्र से क्या लाभ होता है, और आज के युवा वर्ग को इसकी बहुत जरूरत भी है। देखिए, क्या हुआ, एक बार नारद मुनि
भगवान नारायण के पास गए और उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप मुझे ये बताएं कि विद्वान व्यक्तियों के दर्शन से लाभ क्या होता है। यहाँ पर मैं एक बात जरूर आपको क्लियर कर दूं कि विद्वान व्यक्ति का कहने का मतलब यहाँ पर कोई ज्योतिषी ही नहीं है। सिर्फ विद्वान व्यक्ति कोई भी हो सकता है। वो साधु संत हो सकते हैं, राजनीति का विद्वान हो सकता है, लॉ का विद्वान हो सकता है। मैं यहाँ पर सिर्फ विद्वानों की बात कर रहा हूँ। तो विद्वान व्यक्तियों के दर्शन से क्या लाभ होता है, ऐसा क्वेश्चन लेकर के नारद मुनि भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण ने उनसे ये कहा कि हे नारद, तुमने बड़ा व्यर्थ का सवाल मेरे पास लाया है। जाओ मृत्यु लोक में किसी नाली के कीड़े से ये सवाल पूछो, वो भी तुम्हें इसका जवाब देगा। नारद मुनि चले गए। नारद मुनि जब चले गए तो उन्होंने नाली के कीड़े से पूछा कि बताओ भाई, विद्वान व्यक्तियों के दर्शन से लाभ क्या होता है। जैसे ही उन्होंने ये सवाल पूछा, वो नाली का कीड़ा मर गया जी। और फिर भगवान नारायण के पास वो पहुंचे। जब भगवान नारायण के पास वो पहुंचे जी, शैलन जी आपको माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिलहाल उनसे बात करते हैं। जी आपका नाम बताइए। मानिका। मानिका जी, क्या सवाल है आपका? मेरी बेटी है, वो बीमार रहती है। जी जी जी, तो मानिका, मैं पहले जो आपकी बेटी है उसका नाम जानना चाहूंगी। स्नेहा। स्नेहा, स्नेहा का डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9 सितंबर 2009। जी, उनका जन्म स्थान बताइए। सुबह 6 बजे। जन्म स्थान सुबह, जन्म समय सुबह 6 बजे। जी, जन्म स्थान बताइए उनका। बनारस में। जी शरण जी, तो उनका सवाल है कि इनकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार रहती है, तो क्या आखिर कारण है? 9 सितंबर 2009 सुबह के 6 बजे और वाराणसी में इनका जन्म हुआ है जी। बिटिया का नाम आपने बताया स्नेहा। स्नेहा जी, बिल्कुल सही। बस एक क्षण प्रतीक्षा करें। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। सिंह लगन की पत्रिका है, मेष राशि है और बड़ी ही जरूरी बात है, रोग ऋण शत्रु पंचम भाव में राहु की दृष्टि पड़ रही है। बिटिया बीमार रहेगी। बालारिष्टक दोष भी लगा हुआ है। 12 साल तक आपको इस समस्या को झेलना पड़ सकता है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं पत्रिका को, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, क्या जब इसका जन्म हुआ था तो आप बहुत पीड़ा से गुजरी थी? जी। आपकी सिजेरियन भी हुई है, ऑपरेशन भी हुई है इस बच्चे को जन्म? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक बड़ी छोटी सी बात कहना चाहूंगा। बालारिष्टक दोष लगा हुआ है इस बिटिया के ऊपर और आप बड़ा एक मंत्र लिखें। एक पहले तो सिंपल सा एक मंत्र लिखें। आप लिख सकती हैं अभी? जी बिल्कुल। जी, आप लिखें ओम राहुए नमः। ओम राहुए नमः। दिन में 11 बार पूजन को समाप्त करने के बाद, ध्यान रखिएगा मैंने कहा है पूजन को समाप्त करने के बाद, पूजन को समाप्त करने के बाद 11 बार इस मंत्रों का उच्चारण करें और एक छोटा सा उपाय करें। आप लिख लीजिए जरूर। थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा गेहूं मिला करके जहां पर बिटिया सोती है ना, उसे एक लाल रंग की पोटली में बांध दीजिएगा। लाल रंग की पोटली में इस गेहूं और गुड़ को, और ये बांध करके आप जहां बिटिया सोती है उस बिस्तर के नीचे आप रखिएगा 11 दिन तक। अच्छा। बहुत ही अचूक उपाय है, आपको तुरंत फायदा होगा। 11 दिन के बाद आप कृपया इन गेहूं और गुड़ के मिश्रण को चींटियों को खिला देना। जी। सर की तरफ रखना है या पैरों की तरफ? सर की तरफ करना है। हो सके तो किसी उचित ब्राह्मण से राहु के मंत्रों का जाप करा के राहु के यंत्रों की स्थापना जरूर अपने घर में करें। 12 साल तक इस बिटिया को कष्ट है, लेकिन घबराइएगा बिल्कुल नहीं, प्रभु सब अच्छा करें। चलिए शैलन जी से फिर एक बार फिर से बात करते हैं। शैलन जी, आप बता रहे थे कि आखिर जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनके हिसाब से किसी व्यक्ति की जो कुंडली है वो डिसाइड होती है, लेकिन ग्रह और नक्षत्र तो हमसे बहुत दूर हैं। तो आखिर फिर किस तरह से जो ग्रह हैं वो किसी मानव के जीवन पर असर डाल सकते हैं? ये एक वैज्ञानिक सवाल जी। इस सवाल को जवाब देने में भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बड़ा सिंपल सवाल है और बहुत ही रोचक जवाब है जी कि ग्रह इतने दूर होते हुए भी मानव जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 4 लाख किलोमीटर है। मैं चंद्रमा की चर्चा मैंने इसलिए की है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा अगर किसी का कंट्रोल रहेगा किसी की पत्रिका में तो उसका मन संतुलित रहेगा। मैं आने वाले समय में बताऊंगा कि चंद्रमा कितना महत्वपूर्ण है आपकी पत्रिका में, जिसके द्वारा आप मन को अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो सारा चीज बेकार हो जाएगा आपका। लेकिन पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 4 लाख किलोमीटर। 1,86,000 किलोमीटर की दूरी 1 सेकंड में प्रकाश तय करता है, जिसे वैज्ञानिक प्रकाश वर्ष भी कहते हैं। और हमने भी 5वीं-6वीं क्लास में विज्ञान की पढ़ाई में ये पढ़ा था। अब कल्पना कीजिए, अगर चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पे आना है और पृथ्वी के मानव जाति पर आना है तो कितने सेकंड लगे? जी, मात्र 3 सेकंड लगभग। बस सीधी सी बात है। इतनी ही आसानी से किसी भी ग्रह का प्रभाव मानव जीवन पर आ जाता है। और आप खुद सोचिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें
तो चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। बिल्कुल। तो ग्रहों का प्रभाव पूर्ण रूप से व्यक्ति के मानव मस्तिष्क और उसकी भविष्य की दिशा तय करता है। यह अकाट्य सत्य है। अगर हम जन्म कुंडली के ऊपर विश्वास करें तो आप कह रहे हैं कि ग्रह और नक्षत्र ये सब हमारी जन्म कुंडली में लिख जाते हैं कि आखिर किस तरह से हमारी जिंदगी होने वाली है। अगर ये ग्रह ऐसा है तो हमें इस तरह की तकलीफ होने वाली है। तो अगर ग्रहों के हिसाब से हर चीज पहले से ही निर्धारित हो जाती है किसी भी मानव के लिए, तो फिर ज्योतिष का आधार क्या रह जाता है? फिर किस तरीके से आखिर ज्योतिष के जरिए हम किसी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति है जो बहुत क्रोधी है, उसको बहुत क्रोध आता है, एकदम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझिए। अब वो एक ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी ने कहा, अच्छा आपके ना राहु बैठा हुआ है, मंगल की अशुभ दृष्टि पड़ रही है, आपको क्रोध बहुत आएगा। व्यक्ति, अभी मैं ज्योतिषी की बात बाद में करूंगा, सोचिए व्यक्ति खुद अपना भाग्य बदल सकता है। तो व्यक्ति ये डिसाइड करता है कि मेरे क्रोध करने के कारण मेरी मानसिक स्थिति, मेरी पर्सनल कंडीशन, मेरी प्रोफेशनल कंडीशन, सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है। तो जब वो ये डिसाइड करता है, डिसाइड करने के बाद वो एक मेडिटेशन सेंटर को ज्वाइन करता है और मेडिटेशन सेंटर को ज्वाइन करने के बाद 3 महीनों के अंदर अपने क्रोध पे कंट्रोल कर लेता है। तो इसका मतलब व्यक्ति अपना भाग्य बदल सकता है। बिल्कुल। दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी की पत्रिका को किसी भी ज्योतिषी ने अगर रिसर्च किया हो तो उनकी पत्रिका के 7वें भाव में शुक्र बैठा है। शुक्र शादी के लिए सबसे शुभ होता है और सुलक्षणा पत्नी दिलवाता है। अटल बिहारी वाजपेयी को जरूर शादी के ऑफर आए होंगे, शादी का योग भी है उनकी पत्रिका में, और बहुत बार विवाह के योग आए होंगे, बहुत बार विवाह के लिए लड़की वाले आए होंगे, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे